हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एटिक्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1, जिसका नाम है प्रारंभिक कथन। कैसे, कब और कहाँ। तो सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है यहाँ पे। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो आपके चार ऑप्शन हैं: वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लिटन और रिपन, कर्जन और इरविन और बारिंग। तो आपका आंसर यहाँ पे है ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा यहाँ पे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे कौन थे। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है: चार्ल्स डार्विन, मैक्स मुलर, जेम्स मिल और जेम्स रैंडल। तो आपका आंसर है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, आपका आंसर क्या है यहाँ पे? जेम्स मिल है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। क्लियर। तो उत्तर लिख लोगे जेम्स मिल। ठीक है, ये लाल घेरे में जो आंसर है वही आपका आंसर है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पे कि जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि पाश्चात्यकरण नहीं कहते, समाजीकरण नहीं कहते, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा औपनिवेशीकरण। ठीक है, औपनिवेशीकरण हो जाएगा। उसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो कहाँ पे रखा जाता था? अभिलेखागार में रखा जाता था। तो ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए, आप इसको नोट कर लेना। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर पे। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहला उत्तर यहाँ पे देखो क्या है। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, क्या प्रश्न है? इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता था? इतिहास का जो आधुनिक काल था उसे विकास का युग क्यों कहा जाता था? उत्तर है इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र। ठीक है, विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, और क्या था? और समानता जैसी आधुनिक ताकतों का विकास हुआ। कहने का मतलब ये है कि आधुनिक काल में क्या हुआ? विज्ञान की बात की गई, नई नई खोजों के बारे में अच्छी अच्छी खोजें हुई। ठीक है, लोग लोकतंत्र के बारे में बात करने लगे कि जनता का शासन होना चाहिए, राजाओं का नहीं होना चाहिए। और समानता की बात करने लगे, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी कैसे होने चाहिए? समान। इसीलिए इस युग को क्या कहा गया है? विकास का युग कहा गया है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो आधुनिक युग को विकास का युग क्यों कहा जाता है ये समझा दिया। इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे क्या है? देखो, सुलेख नबीस किसे कहा गया है? ठीक है, तो आंसर क्या है? बहुत सुंदर सुलेख लिखने वाले लोगों को सुलेख नबीस कहा जा गया है। यानी कि जो अच्छी राइटिंग थी, पहले जमाने में जो अच्छी राइटिंग लिखते थे उनको क्या कहा जाता था? सुलेख नबीस कहा जाता था। ठीक है, याद हो जाएगा और आप इसको लिखते भी जाना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? ठीक है, तो सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख आदि को हम कहाँ देख सकते हैं? अभिलेखागार में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, याद हो जाएगा ये, और इसको लिख भी लेना। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, अगर आप इसका आंसर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए इसका आंसर। मैं आपको वहीं पे आपको मेंशन कर दूंगा इसके आंसर को। ठीक है, तो एक बार कमेंट में जरूर आप लिखना। उसके बाद आता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। तो उत्तर है यहाँ पे छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार एवं पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की जीवनी बाजारों में बिकने लगी, और जनता देश के मुद्दों से परिचित होने लगी, और जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब अखबार प्रसारित होने लगे तो लोग इसकी जानकारी होने लगी कि पूरे देश में क्या चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी होने लगी। तो इस तरीके से क्या है? ज्ञान का प्रसार बढ़ने लगा अखबारों के आने से। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? उपनिवेशीकरण क्या है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो बच्चों, उपनिवेशीकरण क्या होता है? जब कोई भी देश होता है ना, जब एक देश में दूसरे देश का दबदबा हो, यानी कि एक देश दूसरे देश को क्या बना ले? गुलाम बना ले। ठीक है, दबदबे का मतलब क्या होता है? गुलाम बना ले। तो फिर क्या होता है उसके बाद? जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना ले, जिसके कारण
उस देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। क्या करता है वो? अपने हिसाब से शासन को चलाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? उपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी कि जो पूरे जो बदलाव करेगा कोई भी देश, तो गुलाम देश को क्या है? अपने हिसाब से चलाएगा। तो इसको ही क्या कहा जाता है? उपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यहाँ पे, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती हैं? तो देखो उत्तर है, जनगणना के कारण भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो जनगणना में यही सब देखते हैं कि नहीं, कि कितने लोग रह रहे हैं, किस जाति के लोग कितने रह रहे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, क्या उनका जीवन यापन है, उस तरीके की सब जानकारी किसमें? जनगणना से हमको प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से कितनी बातों का उल्लेख किया है? तो उत्तर है, देखो जेम्स मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। ठीक है। तो ध्यान रखना, जेम्स मिल ने क्या किताब लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उसमें कितने भागों में बांटा था उसको? तो उसको 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से में? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ध्यान रखना है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। ठीक है। इस काल को विभाजित किया गया। जेम्स मिल ने लिखा है कि अंग्रेजों को पूरे भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे वहां की जनता को ज्ञान और सुख दिया जा सके। यानी कि उससे क्या होगा? जनता को ज्ञान मिलेगा। ये बोला है जेम्स मिल ने। ठीक है। तो बढ़िया सा प्रश्न का उत्तर है, बहुत आसान भाषा में, तो आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, उपनिवेशीकरण के शासन के दौरान सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या थे? तो उत्तर क्या है? देखो उपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी देश का शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है। यानी सर्वेक्षण क्यों किए जा रहे थे? देश को जानने के लिए। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए कई सर्वेक्षण किए गए, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी गुणवत्ता, वनस्पति जीवों की प्रजाति के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए। तो जब भी अगर हम किसी देश के शासन को चलाना चाहते हैं कहीं के भी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे सर्वे करना पड़ेगा कि कौन सी मिट्टी है, कौन सी फसल होती है, किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, तभी तो शासन चला पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए सर्वेक्षण किए गए। तो आई होप आप लोग को बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।